हेलो एवरीवन, मैं भी कुमार आप सभी को अपने चैनल एडवाणी पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको जानते हैं, ये महाभारत सीरीज का 9वां वीडियो है और इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। पिछले वाले वीडियो में जो 8th वीडियो था और इस वीडियो में उसी का सेकंड वीडियो है, जिसमें हम लोग डेवलपमेंट चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद डेवलपमेंट चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है ना? तो आज गाइस चलते हैं और इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। और आप लोग हर वीडियो में हम बोलते हैं नोट्स बनाइए, रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिएगा, मजा आएगा। इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। रिवीजन कीजिए, उसी को उतना ही रिवीजन कीजिए जितना बताया जा रहा है, उस चीज को लिख करके। ठीक है? आज जो है तुरंत तुरंत क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और तुरंत तुरंत कंप्लीट करेंगे। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, देखो इस टर्म्स को समझो। उसके बाद हम इस जो कुछ कुछ जैसे जीएनपी, जीडीपी, आईएमआर, बीएमआई, ये जो है नेट अटेंडेंस रजिस्टर तो बता दिए हैं तुमको, रेशियो। चार को चीज हम उसको हम इसका पहले मेरी फुल फॉर्म देख लो, उसके बाद हम तुमको बताते हैं। पहले देखते हैं टाइम कितना हो गया यार। अभी 37 मिनट ही हुआ है तो काम हो जाएगा। ठीक है ना? ज्यादा मिनट हो जाएगा तो यार कोई देखता भी नहीं है यार। क्या करें, जब 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 उसको पढ़ाएंगे अगर ऐसे ही करते तो टाइम लगेगा ही। देख लो, WDR का होता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। सब लिखते चलो। HDI, हेल्थ, सॉरी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये तो पढ़ रहा है, वो दिमाग में मेरा कहाँ चल गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। आई को हटा देंगे, आर लगा देंगे तो रिपोर्ट। पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। लिखते चलो फटाफट। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आईएमआर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ठीक है ना? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूबी, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूबी, वर्ल्ड बैंक, इसका स्थापना 1965, इसका स्थापना 1945। हमेशा याद रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। इसका डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएनडीपी का स्थापना 1965, डब्ल्यूबी का स्थापना 1945। याद रखना। एन या नेट अटेंडेंस, नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो। समझ आ गया? अब हम लोग समझते हैं। पहले 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 जीडीपी समझेंगे, उसके बाद जीएनपी समझेंगे, तब समझ आ गया। ठीक है ना? चलो पहले इसको हम कर ले रहे हैं इरेज। भैया मेरे राखी के दिन आ गया। छठ के दिन आ रहा, हम राखी का गाना गा रहे हैं, गजब आ गया। ए छठी मैया, बच्चा सबको पास करा दी। ए छठी मैया। छठी मैया सब लोग को पास करा देंगी। जीडीपी, ग्रॉस, GROSS, डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। भैया इसमें दो चीज समझना है। हाई मान लो अपना प्यारा सा हिंदुस्तान है। ये हो गया हमारा त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नीचे असम। इधर से आ जाओ, प्यारा से इधर आ जाओ, महाराष्ट्र, गुजरात। भाई इधर तो हम ऊपर ले जाएंगे ना, इधर समझ जाना। ठीक है ना? ऊपर ला दिए भैया। ठीक है ना? यहाँ से ऊपर जाएंगे तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर समझो थोड़ा सा, प्यार से समझना है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं है कि हम एकदम से एग्जैक्ट बना देंगे। बात समझ रहे? यहाँ समझो, इसको कहेंगे हम लोग ज्योग्राफिकल बाउंड्री। इंडिया का क्या हो गया? ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। तीन चीज को समझना है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री। हम ज्योग्राफी में पढ़ाए थे, ज्योग्राफी में पढ़ाए टेरिटोरियल वाटर रिसोर्स, टेरिटोरियल वाटर रिसोर्स, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो नहीं पढ़े होंगे जाके वीडियो देखिएगा, समझ जाइएगा। हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल बाउंड्रीज की। तो ये EEZ से लेकर के बाकी सबको हम क्या कहेंगे? पॉलिटिकल, पॉलिटिकल बाउंड्री। पॉलिटिकल बाउंड्रीज
उसे भी कहेंगे जब हमारा कोई पॉलिटिकली कोई भी व्यक्ति या फिर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ व्यक्ति, हमारे गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति बाहर में रह रहा हो। गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जैसे हमारा क्या होता है, कोई राजदूत होता है, दूसरे देश में है, ठीक है ना, वहां से जो रेवेन्यू आ रहा है, इनकम आ रहा है, हम समझाने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हम डोमेस्टिक किसे कहेंगे? डोमेस्टिक का मतलब होता है अपने घर में उत्पादन किया हुआ टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो मार्केट वैल्यू होगा, टोटल के सम को हम क्या कहेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर से देखो, ग्रॉस का मतलब टोटल, डोमेस्टिक का मतलब अपने घर में उत्पादित किया हुआ, बस समझे, अपने घर में, प्रोडक्ट का मतलब उत्पादित किया हुआ वस्तु। तो जब भी हम ग्रॉस डोमेस्टिक बोलेंगे, मतलब क्या होगा? द फाइनल प्राइस ऑफ मार्केट, मतलब फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड इन आवर country under the political boundary, under the political एक तरह से बाउंड्री बोलेंगे ना उसको, ठीक है ना। तो जब हम अपने घर में, बात समझे कि नहीं, जितने वस्तु एवं सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका जो फाइनल जो मार्केट वैल्यू होगा, उसी के सम को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फाइनल वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बोलेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? फाइनल का मतलब ये होता है कि अंतिम वस्तु, फाइनल वस्तु, यानी आपको हम मतलब जैसे मान लो कि जैसे मान लो सपोज कि मोबाइल बनाना है, ठीक है, तो मोबाइल बनाया जाता है, तो मोबाइल में जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो कोई एक ही कंपनी नहीं बनाती है, वो अलग अलग जगह से, अलग अलग सोर्सेज से खरीदती है, ठीक है ना। तो वो जो होती है ना, वो प्राइमरी जो होता है वस्तु, गुड्स होता है, जिसमें उसमें लगा करके क्या किया था, एक फाइनल गुड बनाया जाता है, फाइनल एक तरह से गुड्स को तैयार किया जाता है। जैसे मान लो एक आपको मान लो कि आपको एक समोसा बनाना है, ठीक है, समोसा बनाना है भाई साहब, तो वहां पर आप क्या करेंगे? मैदा कहीं और से खरीदेंगे, आलू कहीं और से खरीदेंगे, बस समझ नहीं, उसमें मिर्च डालने के लिए कहीं और से खरीदेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब प्राइमरी एक तरह से रॉ मटेरियल है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? उस सभी रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे और वहां पर सभी को जोड़ जाड़ के एक समोसा बना दिए। सपोज उस समोसा का दाम रख दिए 7 रुपया, 8 रुपया, जो भी, दैट इज द फाइनल गुड्स एंड दैट इज द प्राइस ऑफ दैट पार्टिकुलर फाइनल गुड्स। बात समझ आया? ऐसा नहीं कि आप किसी से सामान अगर उसका पैसा लेंगे तो आलू का अलग जोड़ के लेंगे, उसके उसमें तेल का अलग जोड़ के लेंगे, उसमें नमक का अलग जोड़ के लेंगे, ऐसा तो नहीं लेंगे। फाइनल गुड्स उसे कहेंगे जो फाइनली कोई वस्तु बना करके तैयार कर दिया, उसका जो वैल्यू होगा, हम उसका बात कर रहे हैं। तो हम क्या, यहाँ पर डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर में केवल इंडियन कंपनी का आ जाएगा? तो नहीं, इंडिया में जितनी भी कंपनियां करके काम कर रही है, वो अपना प्रोडक्शन कर रही है, सभी का जो होगा, वस्तु का मूल्य होगा, वो सब हमारे जीडीपी में आता है। इसीलिए तो इसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। बात समझ रही? जैसे मान लो सपोज यहाँ पर देखोगे, जैसे टाटा है हमारे देश की, अपनी कंट्री है टाटा, वही बात करेंगे हम लोग, टाटा ही कंपनी, वही मारुति की बात, सुजुकी की बात करते हैं, सुजुकी, ये जापान की कंट्री है। सपोज मान लो, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मारुति सुजुकी जो आती है, मान लीजिए ये 100 रुपया का सामान बना रही है, यहाँ पर थोड़ा सा, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा जो फिर जुड़ ना पाया। यहाँ पर देखो, सुजुकी जो क्या कर रही है, जो विदेश की कंपनी है, वो जापान की कंट्री है, वो 100 रुपया का सामान बना रही है। टाटा जी जो है अपने देश में, हम इनको जी बोलते हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड आदमी है, और इंडिया का मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डोनेट करने वाले व्यक्ति जो है टाटा ग्रुप के, समझे कि नहीं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, टाटा जो है हमारे देश में वो कितने का उत्पादन कर रही है? सपोज 400 का, 400 रुपया का सामान बना रही है। एक जो सुजुकी है वो टोटल कितना का बना रही है? वो टोटल 100 रुपया का बना रही है। टोटल मिलकर के 500 रुपया का सामान बनाया गया। सपोज बहुत सारी जितना चीज है ना, जैसे मान लो ये लैपटॉप है एचपी का, ये चाइना में बन रहा है, चाइना वाली कंपनी यहाँ पे इंडिया में बना रही है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? सपोज उस कितना लैपटॉप बनाई, उसका टोटल वैल्यू क्या होगा? हमारे जीडीपी में आएगा। इसके अलावा ध्यान रखना है, जो हम बाहर से पैसा, जैसे मान लीजिए हमारा डिप्लोमेट्स, जैसे कि हमारा कोई राजदूत है अमेरिका में बैठा हुआ, वहां पर उनका इनकम होता है। जैसे वहां पर जाके मान लीजिए कोई व्यक्ति वहां पर जाता है, वहां की वीजा का वैलिडिटी समाप्त हो जाता है, वहां वीजा बनवाता है, उसको पैसा मिलता है, ठीक है। वो सब पैसा हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएंगे। बात समझ आया? तो इन सभी का जो सम होगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो मार्केट वैल्यू होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
क्योंकि हम इस चैप्टर में टोटल जीडीपी, जीएनपी, बस हम लिखने मार्केट वैल्यू और फैक्टर कॉस्ट ये सब नहीं बताने वाला है, क्योंकि ये इसका चैप्टर नहीं है। अगर बताना शुरू करेंगे तो समझ जाओ कि ये वीडियो 2 घंटा का भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना हम लोग नहीं करेंगे, नॉर्मल जीडीपी समझेंगे। तो आई होप की वाला है जीडीपी समझ आया होगा, ठीक है। इसी में से हम डिप्रेसिएशन को हटाएंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी बन जाता है, लेकिन हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग जीडीपी पे बात करेंगे। समझ आया। तो अपने पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, जो फाइनल प्रोडक्शन है उसके मार्केट वैल्यू के सम को हम क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। बस हम देखें नहीं। तो गुड्स मतलब जिसको पैसा देकर के आप सामान लाते हैं, बस हम देखें, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप छू सकते हैं, उसे ही गुड्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम जाते हैं मार्केट में पेन खरीदने, 5 रुपया देकर के पेन खरीद के लाते हैं, तो वो पेन को हम छू सकते हैं, दैट इज गुड्स। बट अगर हम जाते हैं मार्केट में किसी टीचर के पास पढ़ने, या फिर हम बस से जाते हैं किसी हम ये मतलब मान लीजिए कि एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, उसका पैसा देते हैं, तो उस सर्विस के वैल्यू, उस सर्विस के बदले में हम पैसा दिए, उसको हम फील किए कि अच्छा भाई हम पहले हम पहले पटना में थे, तो अब हम कहाँ गए, दिल्ली में आ गए, बस हम देखिए उसका हम पैसा दिए, बस हम नहीं। तो वो एक सर्विस दिया, उसका आप पैसा दिए। समझ आया। तो इन सभी चीज को इंक्लूड किया जाएगा कहाँ पे भैया, जीडीपी में। अब हम बात करें जीएनपी। अब जीएनपी में थोड़ा सा देखना है, हम जीडीपी यहाँ पर देखें क्या, 500 रुपया, जिसमें 100 रुपया क्या है, विदेशी कंपनी का पैसा है। बस हम देख रहे, तो वो यहाँ का पैसा कमाया तो वो अपने देश में ले जाएगा ना जी। अच्छा, हमारे यहाँ का भी तो टाटा साहब जो है वो कहाँ पे, मान लीजिए अमेरिका में अपना कार बना के बेच रहे हैं, वहां पर वो मान लीजिए 100 रुपया का कार बनाए। हमारे यहाँ के लोग जो है बाहर में कमा रहे हैं, वो वहां पर कितना कार बनाए, वो कमा रहे हैं मान लीजिए 50 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये 100 रुपया, बात समझ नहीं, 100 रुपये हमारे देश में तो बहुत सारी, ऐसे भी हमारे देश की बहुत कम ही कंपनियां जो बाहर काम करती है, तो हमेशा जीडीपी जो होता है ज्यादा होता है, लेकिन जीएनपी कम हो जाता है। बात समझ नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि जब अपने जीडीपी में से दूसरे देश की कंपनी की जो वैल्यू होती है उसको निकाल देते हैं, अब बाहर में जो हमारी कंपनी जो प्रोडक्शन की हुई है उसका जो इनकम्स है, बस हम देखेंगे, उसको जब जोड़ देते हैं उसे कहेंगे नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, जो भारतीय है। तो भारतीय का मतलब ये कि भारतीय खाली इंडिया में ही नहीं है, वो विदेश में भी कमा रहे हैं। इसलिए ये जो एनपी का मतलब, जब पी का मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब नॉर्मल समझो इनकम, तो ये भारत जीएनपी क्या है, ये भारतीयों का इनकम है, ओनली भारतीयों का इनकम है। ओनली भारतीयों का मतलब क्या है कि इसमें विदेशी का इनकम नहीं है, भारतीय कहेंगे। भारतीय जब नेशनल बोलेंगे इसका मतलब क्या है कि भारत के लोग केवल भारत में नहीं है, भारत के बाहर भी है जो कमा रहे हैं, वहां से पैसा हमारे यहाँ भेज रहे हैं। बात समझ आया, दिमाग में थोड़ा सा भी गाया नहीं गया था, फिर से समझो। तो यहां पर हम लोग देखिए क्या कि जीडीपी का मतलब हमारे घर में कहीं से भी कोई भी कंपनी आके काम कर रही है, पर उसका प्रोडक्शन कर रही है, टोटल का हम लोग सम बोलेंगे, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसका मार्केट वैल्यू का सम होगा, ठीक है ना। लेकिन हम जब भी नेशनल बोलेंगे तो खाली अपने देश का होगा, बस समझे कि नहीं, केवल भारत माता का होगा। मतलब ये कि टाटा बाहर कमा रही है वो अपने देश में लाएगी, यहाँ पर जो है एलजी कमा रही है, यहाँ पर जो है मारुति कमा रही है, सुजुकी कमा रही है, यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं और भी बहुत सारा, जैसे सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, सैमसंग जो प्रोडक्शन कर रही है वो हमारे देश से बाहर लेके चली जाएगी। बस समझे कि नहीं। इसलिए भाई साहब जीडीपी काफी देखने में बड़ा लगता है, बस समझिए, लेकिन वास्तव में जीडीपी से हम लोगों को उतना फायदा नहीं होता है, लेकिन जीडीपी से देश को फायदा होता है। जीडीपी बढ़ेगा तो लोगों को, इसका मतलब क्या है, वहां पर कंपनियां बहुत हैं, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलती है। लेकिन हमारे देश के लिए जो होता है ना वो एक नॉमिनल होता है, ओरिजिनल कौन होता है, जीएनपी होता है। इसमें से भी डिप्रिसिएशन कराएंगे तो एनएनपी माने नेट, जो भी हरास हुआ है, जो भी कमी आई है, कोई भी सामान में कमी आती है, आप एक कलम खरीदेंगे, एक मोबाइल खरीदेंगे, बाद में उसमें क्या होगा, पुराना हो जाएगा तो बेचिएगा तो कम में बिकेगा, तो जो कम में, जितना पैसा कम में बिक रहा है, दैट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। यहाँ पर पूरी बात नहीं करेंगे भैया, आगे आते हैं। हम बात कर रहे हैं अब आईएमआर, पहले इसको तनी हम लोग इरेज कर ले। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा जो फिर जुड़ ना पाया। चलो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, हम बात करते हैं आईएमआर, इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, शिशु, जो तुरंत जन्म लिया है। शिशु कैसे लिखाएगा मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना। चाइल्ड, बस हम लिख रहे, जो कि जिसका 1 वर्ष से कम के बच्चे को बोलेंगे इन्फेंट। मोर्टालिटी, मोर्टालिटी का मतलब होता है मृत्यु, डेथ।
रेट, रेट का मतलब तो रेशियो समझ ही गए, बस हम लिख नहीं। तो जब भी हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बोलेंगे इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष में 1000 लाइव बच्चे जो होंगे, जीवित बच्चे जो होंगे, उस पर कितने बच्चे डेथ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, बस समझे कि नहीं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। 1000 बच्चों में कितने बच्चे डेथ कर रहे हैं। सपोज यहाँ पर देखो, इंडिया में सबसे अधिक मोर्टालिटी रेट कहाँ पे है, तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में। सबसे कम कहाँ पे, केरल में। ये मोर्टालिटी रेट हाई, हाई उसी का होगा, यहाँ याद रखना, मोर्टालिटी रेट हाई उसी का होगा जहां पर बेसिक हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ का फैसिलिटी बेटर नहीं होगा, जहां पे गरीबी होगा। लोग जन्म तो बच्चे को दे देते हैं लेकिन न्यूट्रिशन बेटर प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, बेटर हेल्थ एक तरह से फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करा पाते, मर जाते हैं, बस समझे कि नहीं। तो यहाँ पर केरल में अगर देखेंगे सबसे कम क्यों है, क्योंकि वहां पर जो है बेसिक जो हेल्थ फैसिलिटीज है बहुत ही अच्छा है, इसलिए वहां पर कम बच्चे जन्म मतलब मरते हैं। जैसे लगभग लगभग 1000 में 7 ही 5-6 ऐसे बच्चे जो है डेथ करेंगे, बात समझे कि नहीं। तो जितना जिसका कम होगा उतना बेटर होगा, समझ आया। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब 1000 जीवित बच्चों में से बच्चा पर कितना बच्चा डेथ कर रहा है। सपोज कि किसी वर्ष में हम लोग देख रहे हैं कि एक देश में, बात समझे कि नहीं, 1000 बच्चा अगर जन्म ले रहा है, उसी बीच जो है जिसमें से लगभग लगभग 10 बच्चा ऐसा मर जा रहा है, तो इसके बीच का जो रेशियो होगा उसे कहेंगे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ना समझ आया, समझ आ गया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन समीशन मतलब सिस्टम मतलब समझ गया। गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को कम से कम दाम पर अनाज वगैरह ये सब मुहैया कराती है ताकि लोग जो है भूखे नहीं मरे। बॉडी मास इंडेक्स, भाई साहब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बॉडी मास इंडेक्स जो है ना, ये एक क्या है, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो एडल्ट है, बस समझ नहीं, उनके न्यूट्रिशंस लेवल को, उनके जो है ग्रोथ लेवल को, बॉडी की ग्रोथ को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं उसको, हम लोग पता करते हैं कि भाई साहब इनका ग्रोथ सही से हुआ है या नहीं है। ये कैसे पता करेंगे, बीएमआई। देखिए बीएमआई को बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, बस समझ गया। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाया जाता है, वेट बाई हाइट इन मीटर का स्क्वायर। हमेशा याद रखना है ये फॉर्मूला। वेट जो होगा किसी व्यक्ति के, अगर बॉडी मास निकालना हो तो उसको आप कैसे निकालेंगे, तो उसको आप कैसे निकालेंगे, उस व्यक्ति का टोटल वेट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेरा वेट है, मान लीजिए सपोज 60 kg, ठीक है, और मेरा हाइट की हम ऐसा रख लें जिसे डिवाइडेशन करने में थोड़ा सा आसानी होगा। सपोज मान लीजिए हम हैं 150 सेंटीमीटर, सपोज सपोज मान लो, तो इसको मीटर में बदलोगे तो 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको स्क्वायर करोगे तो 60/1.5 का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर करोगे तो 2.25 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 होगा। तो एक अंक के बाद डेसिमल है, तो जब स्क्वायर करोगे तो 2 अंक के बाद डेसिमल पड़ेगा। सभी को डिवाइड करो, सभी को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा यार, रुक जाओ यार, मोबाइल से कर लेना। तो टोटल मेरा बॉडी मास इंडेक्स कितना आ रहा है भाई साहब, 23.52। 23 पॉइंट कितना आ रहा है, 23.52 आ रहा है। तो आप देखिए मेरा जो है वेट मास कितना है, जो बॉडी मास कितना है 23.52 आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है इसके दो क्राइटेरिया बताया गया बॉडी मास इंडेक्स में। हम दो क्राइटेरिया देखेंगे, एक 18.5 से जिसका भी नीचे होगा उसे कहें अंडर नॉरिश्ड। अंडर नॉरिश्ड मतलब अल्पाहार, जिसको उचित रूप से, जिसको जितना चाहिए न्यूट्रिशन उसको उतना मिला नहीं है, ठीक है ना, तो उसका ग्रोथ लेवल जो है बहुत ही कम है। और जिसका अगर 25 से ज्यादा होता है उसका मतलब माना जाता है ओवरवेट। ओवरवेट, ओवरवेट का कंडीशन क्या है, 25 से ज्यादा होगा तो 18.5 से कम होगा तो अंडर नॉरिश्ड, मतलब उसको उचित ढंग से न्यूट्रिशन मिला ही नहीं, उसका शरीर का उचित ग्रोथ हुआ ही नहीं है। बात समझ आ गया, दो चीज हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। अब ये यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम समझ आइएगा, वर्ल्ड बैंक भी समझ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि बाय नेशनल इनकम वी मीन द मनी वैल्यू ऑफ। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, उसका जो मनी वैल्यू होता है वो क्या कहता है, ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर
वेरी गुड, गुड्स तो खाली नहीं होगा। और फाइनल गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर। देखिए बार बार हम कह रहे हैं फाइनल गुड्स का मतलब ये होता है कि आप जो सामान बना रहे हैं उसमें क्या क्या लगा उससे मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए सपोज हम लोग क्या करें, एक घर बना रहे हैं, सपोज एक घर बन रहा है, उस घर में क्या रखते हैं यार, क्या है यार, कुछ तो है, काट लो। ठीक है ना, क्या काट रहा है यार। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हाँ एक घर है, बात समझे कि नहीं, उस घर को बनाने के लिए आपको सीमेंट लगेगा, ईटा लगेगा, बालू लगेगा, लेबर लगेगा, ठीक है ना। और उस घर जब पूरा फाइनल तैयार हो जाएगा तो उसका मान लीजिए उसका रेट लगाया गया 10 लाख रुपए, ठीक है ना, 10 लाख रुपए। तो इसका जो फाइनल सामान जो बन के तैयार हुआ उसका कॉस्टिंग 10 लाख रुपया, दैट इज फाइनल। घर जो तैयार होगा उसको फाइनल गुड्स, और उसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू है। तो सामान है तो सामान का वैल्यू होगा, बात समझे कि नहीं। तो अब यहाँ पर फाइनल गुड्स का मतलब क्या होगा, कोई भी वस्तु को उसमें जो भी रॉ मटेरियल रखता है उसके वैल्यू से मतलब नहीं है, पूरा बनाने के बाद जो उसका वैल्यू हो रहा है दैट इज कॉल्ड फाइनल वैल्यू। फाइनल गुड्स मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ दैट फाइनल गुड्स, फाइनल वैल्यू ऑफ दैट फाइनल गुड्स। बस समझ आ गया। एक लैपटॉप बनाने के लिए बहुत सारा प्रोसेसर चाहिए होता है, उसमें और सभी बहुत सारा मतलब कि आप सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, अलग अलग कंपनी से हम लोग खरीदते हैं। उन सभी को जोड़ करके एक जगह जो वैल्यू आता है उसे कहेंगे, मान लीजिए कंप्यूटर बना दिया या लैपटॉप बना दिया तो वो फाइनल कर दिया गया, ठीक है। तो फाइनल करने के बाद जो उसका वैल्यू होगा उसे कहेंगे फाइनल वैल्यू ऑफ दैट पार्टिकुलर फाइनल गुड्स। समझ आ गया। तो ये क्या होगा, ऑल सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर, गलत हो जाएगा। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर, भाई भी गलत हो जाएगा। देखो हम फाड़बड़ा के ऊपर वाला मार दिए ना, लेकिन आंसर क्या होगा, डी सही होगा। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इन अ ईयर, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर। तो किसी भी देश में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस होगा उसके मार्केट वैल्यू को क्या कहेंगे हम लोग, जीडीपी, सम ऑफ मार्केट वैल्यू उसे कहते हैं जीडीपी। समझ गया। नेक्स्ट, सब का चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं, जो पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे वही बाबा जी का ठुल्लू घुमाते रहेंगे, समझ कि नहीं। देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम प्रिपेयर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन 2017, इन विच कैटेगरी इन इंडिया इंक्लूडेड। भैया हम लोग फर्स्ट में बताए थे कि वर्ल्ड बैंक जो क्राइटेरिया निकाला था कितना जो होगा पीसीआई जो होगा उससे ऊपर के या फिर कितना होगा तो उसे डेवलप कंट्री कहेंगे। अंडर डेवलप्ड किसको कहेंगे, उसको कहेंगे जिसका जो है पर कैपिटा जो इनकम हो 955 यूएस डॉलर से कम है, ठीक है ना। और जिसका 12,056 यूएस डॉलर या उससे ज्यादा है तो उसे डेवलप, इससे कम है तो अंडर डेवलप, इसके बीच में है तो क्या होगा मिडिल डेवलप, या फिर यहाँ पर मिडिल इनकम कंट्रीज बोल सकते हैं। बात समझिए, लो मिडिल इनकम कंट्रीज, लो मिडिल। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी सही होगा, लो मिडिल इनकम कंट्रीज। क्यों, क्योंकि इंडिया का जो है पीसीआई 1947 देश हमारा जो आजाद हुआ था ना उसी को हम लोग क्या बना लिए, पीसीआई बना लिए। मतलब इंडिया में एक व्यक्ति पूरे साल में, एक ईयर में 1947 यूएस डॉलर मात्र कमाता है, इसलिए इंडिया किसके अंदर में आ जाएगा, लो मिडिल इनकम कंट्री, लो मिडिल इनकम कंट्री। समझ आया, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए क्या क्या क्राइटेरिया था। चलिए, केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। केरला जो है वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, वो क्या आखिर क्या बात है भाई साहब, ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है, तो इसका पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो केरला का जो है वो क्यों लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, क्योंकि वहां पर हम बताए थे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम होगा, इसका मतलब वहां का एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम बढ़िया होगा। बस समझे कि नहीं, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, एजुकेशन ये सब तो बेटर होगा ही है, लेकिन मेन जो क्या होगा हेल्थ सिस्टम बेटर अगर होगा, ठीक है ना, लोग अगर वहां से पढ़े लिखे होंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या होगा, बच्चा कम मरेंगे, बढ़िया व्यवस्था होगा। अगर दारू नहीं दावा का, ठीक है ना। तो इट हैज गुड हेल्थ फैसिलिटीज एज वेल एज एजुकेशन फैसिलिटीज, डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं भैया। अ पर्सन इज कंसीडर्ड एज अंडर नर्सिंग इफ हिज बीएमआई इज लेस देन 18.5। इसके पहले में भी बता चुके थे, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 12, इनकरेक्ट खोलना है ना, 12,000
56 per annum and above are called rich country या developed country. सही है. Those with per capita income US dollar 755 or less are called low income countries. दूर यार, 7 थोड़ा होगा यहाँ, 955 होगा. ठीक है ना. तो गलत कौन है? बी. इंडिया है कॉम सब कैटेगरी है द लो मिडिल इनकम. वेरी गुड. इट्स पर कैपिटा इनकम तो जस्ट 1822 था. वेरी गुड, ये भी सही है. 2017 में हम लोग का था 1820, 1820 रुपया था यूएस डॉलर. अभी हम लोग कितना बढ़ा दिया है? 127 को बढ़ा दिया. बहुत बढ़ता हम लोग बढ़ा दिया 3 साल में. लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ. देखिए, जब भी लिटरेसी रेट अगर हम लोग काउंट करेंगे भाई साहब, तो ओवर द अबव 7 इयर्स ओल्ड, 7 वर्ष के बाद के बच्चे ऐसे होंगे, बात समझे कि नहीं, उनको लिटरेसी रेट जब हम लोग निकालते हैं उसमें शामिल करेंगे. इससे कम के बच्चे को नहीं शामिल करेंगे. क्यों? क्योंकि 7 साल के जो बच्चे, 6 साल से ऊपर के बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने लिखने वाले हो जाते हैं. अब लिटरेसी रेट कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कितना लोग, जैसे एरिया में 1 लाख लोग है, ठीक है ना, वहाँ पर कितना लोग पढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए 60,000 लोग पढ़ रहा है, 60% लिटरेसी रेट हो गया टोटल का. बात समझे कि नहीं. और अभी सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसका है? केरला का हाईएस्ट लिटरेसी. सबसे कम किसका है? आंध्र प्रदेश का है. बात समझे कि नहीं. बिहार का तो सुधार कर लिया है. बात समझे कि नहीं. क्या है? क्या चट्टी बोरा पासे पास, चल गो घास काट. नेक्स्ट, the number of death of children less than 1 year of age per 100 lives birth is referred as death rate. गलत. infant mortality rate, very good. infant mortality rate ठीक वन. infant ओ भाई साहब, ये infant mortality तो सही है. infant यहाँ infant है, infant है, infant यहाँ सब क्या होगा? infant बार बार देखो यहाँ क्या? infant गलत गलत गलत. इन्फेंट मोर्टालिटी रेशियो, गलत गलत गलत. क्या होगा? रेट होगा. तो समझ आ गया? बी इज करेक्ट आंसर. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू. भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अपनी रैंक को कैसे सुधार सकता है? क्या हम करेंगे कि उसमें हमारा परफॉर्मेंस सुधर सकता है? फ्री एंड बेटर एजुकेशन फैसिलिटी. सही बात है, एजुकेशन फैसिलिटी बढ़िया करेंगे तो सुधर जाए. लेकिन मोदी जी बात को नहीं समझेंगे. लोग पढ़ा लिखा हो जाएगा तो फिर उनको हरा दे. प्रोविजन ऑफ बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज. प्रोविजन ऑफ बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज. हेल्थ केयर बेटर चाहिए, ठीक है ना. हमारे बिहार में जो है ना पीएमसीएच वर्ल्ड का सबसे बड़ा होगा. लेकिन अभी जाओगे पीएमसीएच में ना, तो कितना लोग बाहर बैठ के रो रहे होंगे, उनको चेकअप सही से नहीं हो पाता है. गवर्नमेंट्स एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और यूथ. गवर्नमेंट क्या करे? लोगों के रोजगार के लिए एफर्ट करे, लोगों को रोजगार प्रदान करे, या उसके रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए एफर्ट्स करे. ठीक है ना. ऑल ऑफ इट. आंसर क्या हो जाएगा? डी. इन सभी चीजों पर अगर गवर्नमेंट ध्यान देती है तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कंडीशन सुधर सकता है. नहीं तो जैसे को तैसे वैसा ही होगा जैसा आप गवर्नमेंट. नेक्स्ट, स्टेट एनी अदर गोल्स ऑफ डेवलपमेंट देन इनकम. करा क्या? कोई भी डेवलपमेंट जो है, जो इनकम के अलावा कौन ऐसा जो चीज है जो हमारे लिए डेवलपमेंटल गोल्स के रूप में हो सकता है इनकम के अलावा? तो एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जाहिर सी बात है, जो डिस्क्रिमिनेशन है हमारी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, ये भी एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है. फ्रीडम हमारे डेवलपमेंट, इक्वालिटी ये भी डेवलपमेंट. ऑल ऑफ द अबव. आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव. करा क्या? विल बी द एस्पिरेशन ऑफ वर्किंग वुमेन. विल बी द एस्पिरेशन ऑफ वर्किंग वुमेन. करा क्या? डैश विल बी द. तो क्या होगा? जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए एस्पिरेशन, उनके लिए डेवलपमेंट का मेन गोल क्या होगा? तो हैव अ गार्डन. क्या गार्डन रहेगा तो उनके लिए डेवलपमेंट हो जाएगा. टू हैव सेफ एंड सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट एट द ऑफिस. वेरी गुड. टू हैव सेफ एंड सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट एट द ऑफिस. उनके लिए क्या होना चाहिए? एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट. आसपास के लोग होना चाहिए, चपोड़ा नहीं होना चाहिए. रात में जाए तो पता चले उसके साथ कुछ गलती हो जाए. ऑफिस में जाए तो हमेशा लोग उसको ताड़ते रहे. एक ऑफिस में भी सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, बाहर में भी सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए. उसको उचित वेजेस मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज सेम मिलना चाहिए. दैट इज द मेन थिंग. याद रखिए. टू हैव गुड जॉब अपॉर्चुनिटी वेयर हर एजुकेशन कैन बी मेड यूज ऑफ. ये कहाँ से हो जाएगा यार? यहाँ एजुकेशन को, वो तो एजुकेशन पढ़ी है उसी के लिए, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है. टू हैव बेटर टेक्नोलॉजीज विच कैन मेक डाटा स्टोरिंग इजी.
बेटर टेक्नोलॉजी, डाटा को स्टोरेज करने के लिए बेटर टेक्नोलॉजी चाहिए ना, भले उसको सिक्योरिटी मिले चाहे नहीं मिले, जब हाल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। करेक्ट है। असर्शन एंड रीजन में हम लोग देखेंगे, अब लोग समझेंगे थोड़ा सा। असर्शन में हम बार बार कहते हैं कि असर्शन ए ऑप्शन कब होगा, जब असर्शन और रीजन दोनों सही हो, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। बी कब आंसर सही होगा, जब असर्शन और रीजन दोनों सही हो, लेकिन रीजन एक असर्शन और रीजन में कोई संबंध नहीं हो, कोई किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा होगा, तब होगा। सी जब असर्शन सही हो रीजन गलत हो। डी जब असर्शन गलत हो रीजन सही हो। समझ आ गया? चलो देखते हैं। Different people have different developmental goals. People want freedom, equality, security and respect. बात सही है ना? ये रीजन क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है ना? एक्सप्लेन कर रहा है। डेवलपमेंटल गोल बता रहा है। यहाँ डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, यहाँ डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। दैट मींस दे आर एक्सप्लेन टू ईच अदर। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो आंसर इज ए। करेक्ट क्या होगा? ए। आगे बढ़ते हैं। सही। A high average income is not indicative of the overall well-being of a country. Very good. कितना अच्छा बात बताया कि अगर किसी देश का एवरेज इनकम जो होगा काफी हाई है, तो इससे ये पता नहीं चलेगा कि वो देश वाकई डेवलप है। समझ आ गया? रीजन पढ़ो। एवरेज इनकम डज नॉट कवर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। एवरेज इनकम डज नॉट कवर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स लाइक लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक फैसिलिटी। वेरी गुड। ये भी क्या कर रहा है? एक्सप्लेनेशन कर रहा है भाई साहब। कह रहा है कि एवरेज इनकम जो है ना, ये कभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेट मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट को इंडिकेट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो हम लोग हमारी सोसाइटीज में अगर देखते हैं तो एवरेज जो इनकम होता है वो उसमें काफी डिस्पैरिटीज देखने को मिलता है। तो ऐसे लोग हैं 2 वक्त का रोटी वो मतलब वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए पैसा कमा नहीं सकते। बस हम देखिए भूखे सोना पड़ता है, भूखे मर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग पीसीआई बेसिकली एवरेज इनकम को बेस बिल्कुल नहीं मान सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए HDI इज द मोस्ट। तो ये यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्यों? क्योंकि रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन कर रहा है। A country at present has very high national income due to surplus oil resources. करा कि ये वो कंट्री है जिसके पास, जैसे मिडिल ईस्ट वाला कंट्री है सब, जैसे मिडिल ईस्ट में जितने गल्फ कंट्री देखोगे, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, ओमान, इराक, ईरान, ये सभी का सभी क्या है? गल्फ कंट्री है। 6-7 देश आते हैं, ठीक है ना? और एक ही जगह है सभी का सभी। अरेबियन एक पेनिनसुला था, बाद में इसको बांट दिया गया अपने में दर्जा करके तेल को लेकर के। तो देख रहे तो इस सबके पास तेल बहुत ज्यादा है। बस समझिए तेल को लेकर तो ये सब बहुत खुलता है। इस सबका नेशनल इनकम भी देखोगे तो भाई साहब करोड़ों अरबों में है। बस समझ नहीं क्यों? क्योंकि सबका भगवान सबको क्या करती है? मेहरबान होकर तेल देती है, ठीक है ना? इस सब खेल बन गया। However, it is essential to look for alternative source of income also. बस फिर भी इन लोगों को क्या चाहिए? इन लोगों को जरूरी है कि अल्टरनेटिव कोई भी सोर्स ढूंढे इनकम का। क्यों? क्योंकि नेचुरल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल होता है, और नॉन रिन्यूएबल एक बार समाप्त हो गया तो फिर आप घंटी बजाते रहिए। तो फिर क्या कीजिएगा? तेलवा खत्म हो जाएगा तो आपका जो इनकम का सोर्स है खत्म हो जाएगा ना, तो दूसरा नहीं खोजेंगे हैं? दुकान खोलेंगे, किराना दुकान खोलेंगे का? इनका तेल खत्म हो गया, इनका कहानी गायब। बात समझे कि नहीं? इसलिए oil is a natural resource that is not renewable. If it is not used judicially, then it will get exhausted soon. करा क्या कि नेचुरल रिसोर्स, ये ऑयल जो नेचुरल रिसोर्स है, यहाँ पर ऑयल की बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम का, ये नॉन रिन्यूएबल है। बस समझिए इसको अगर सही ढंग से यूज नहीं करेंगे, बुद्धि विवेक से यूज नहीं करेंगे तो जल्दी समाप्त हो जाएगा। जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद घंटी बजाने लगेंगे। सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So answer is A, right. देखो करेक्ट है। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वेरी गुड। इफ वी यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन, देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स सेड। देखो क्या कर रहा है कि ग्राउंड वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का उदाहरण है। एक सी बात है, ग्राउंड वाटर क्या है? रिन्यूएबल करने का मतलब क्या है कि हम जो पानी धरती से निकालते हैं वो काफी फ्रेश वाटर होता है, पीने के लिए होता है। बात समझे कि नहीं? लेकिन वो पानी फिर से धरती के अंदर कैसे आता है? बारिश होता है या फिर जितना नदी तालाब वहां पे पानी होता है वो धीरे धीरे रिस करके नीचे चला जाता है। लेकिन जितना मात्रा में नीचे जाता है उससे ज्यादा अगर हम खर्च करने लगे तो क्या हो जाएगा? वो समाप्त होने के कगार पर आ जाएगा। बस समझ नहीं? तो बात क्या है? दोनों का सही है। इफ ये रीजन में क्या कर रहा है? कहने गया इफ वी यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड, जो रिप्लेनिश हो रहा है
मतलब ये रिप्लेनिश जो हो रहा है, जो नया बन रहा है फिर से धरती के अंदर जा रहा है, उससे ज्यादा अगर हम लोग यूज कर रहे हैं भाई साहब, तो वो क्या होगा, रिसोर्सेज का ओवर यूज होगा। दैट इज रीजन भी क्या कर रहा है, वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए इज राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज। वेरी गुड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, ये नहीं होगा तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर दैट इन्वायरमेंट हॉस्टाइल मेजर आर एडॉप्टेड फॉर कैरिंग आउट माइनिंग प्रोसेस। अरे भैया ये कैसे हो सकता है माइनिंग प्रोसेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कुछ भी मतलब यहाँ पर क्या ये गलत है, असर्शन क्या है सही है, सो आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट भाई साहब कह रहा है क्या, चूज द इनकरेक्ट पेयर, इनकरेक्ट पेयर चूज करना है। कॉलम में लैंड रेस रूरल लेबरर्स, वैसे लोग जो गांव में रह रहे हैं, मतलब गांव के लेबर जिनके पास जमीन नहीं है, उनका क्या डेवलपमेंटल गोल होगा, मोर डेज ऑफ वर्क, उनका ज्यादा से ज्यादा काम मिले, बेटर वेजेज, उनको पैसा ज्यादा मिले, बेटर एजुकेशन, उनके बाल बच्चों का बेटर एजुकेशन मिले, यही तो इनका वेम हुआ था, ये तो सही है। प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, पंजाब के जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनके लिए हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, जाहिर सी बात है जो ज्यादा किसान फसल उगाते हैं उनको क्रॉप्स का ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा। चीप लेबर, उनको चीप लेबर मिलेगा, जाहिर सी बात ये भी सही है। और रूरल वुमेन फ्रॉम लैंड ओनिंग फैमिली, बात समझ नहीं, एक जो है रूरल गांव की जो महिला है, ठीक है ना, वो क्या है, उनके पास कुछ जमीन है, उनका क्या मेन मोटो होगा, डेवलपमेंट का, बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, उनके बच्चों का बेटर एजुकेशन मिल जाए, मोर अर्निंग फ्रॉम ओन लैंड बाई रेंट, वो अपने लैंड को क्या करे, रेंट पर दे और उनसे कुछ पैसा ज्यादा आए, यही उनका मेन गोल होगा। फिर कह रहा है क्या, ये भी सही है। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, कह रहा है क्या, जो गांव सॉरी शहर में रहने वाला एक धनिक बाप का बेटा होगा, उसका क्या होगा, हायर स्टडी इन होम सिटी, उसका होम सिटी में वो रहेगा, वो चाहेगा अब्रोड में जाए, विदेश में, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट, मतलब यहाँ करेक्ट क्या होगा आपका 4 होगा, ठीक है ना। इस ऑप्शन के हिसाब से इस मैंने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4। एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा वैली का जो आदिवासी होगा वो चाहेंगे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, सोशल एजुकेशन सॉरी स्कूल एजुकेशन हमारे लिए बेटर मिल जाए, हमारे बच्चे के लिए, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे लिए उपलब्ध कराया जाए, ऑल राउंड डेवलपमेंट, जैसे रोड बन जाए, हमारे लिए रोजगार का सुविधा उपलब्ध करा दिया, सब यही तो है भाई साहब। तो आई होप कि ये वाला बात आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये बात नहीं समझ आया होगा तो वीडियो को पीछे जाइए, फिर से देखिए, इसके पीछे वाला वीडियो जरूर देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम होगा डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ही भेज दो, बेचारा पढ़ लेगा, ठीक है ना, अकेले अकेले मत पढ़ो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।